मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह गहरी नाराजगी और नफरत जो अभी आपको गुस्से से कांपने पर मजबूर कर रही है, जिस तरह की भावना आपको महसूस कराती है कि आप इससे कभी उबर नहीं पाएंगे, विशुद्ध रूप से बायोलॉजिकल नजरिए से सिर्फ 90 सेकंड तक रहती है, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। बाकी के दशकों का सारा ड्रामा आपने खुद जोड़ा है। जैसे कि अगर आप स्क्रिप्ट राइटर नहीं होते तो आपको ठगा हुआ महसूस होता। क्या ये बहुत कठोर नहीं लगता? हो सकता है कि आप अभी यह वीडियो बंद करना चाहें, स्क्रीन की तरफ इशारा करके मुझे कोसते हुए कहें, तुम्हें क्या पता? तुम्हें पता है उस कमीने ने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें पता है मैंने कितना दुख झेला है? हाँ, मुझे नहीं पता, और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि चाहे उस कमीने ने आपसे झूठ बोला हो, आपके पैसे ठगे हों, या आपकी भावनाओं के साथ धोखा किया हो, इस घटना पर आपके शरीर की असली प्रतिक्रिया सिर्फ 1.5 मिनट तक रहती है। यहाँ तक कि मेरे शब्द सुनकर अभी आपको जो गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से की भी एक सीमित शारीरिक उम्र होती है। यह 90 सेकंड से ज्यादा नहीं होती। यह एक ऐसा सच है जो न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में लंबे समय से स्थापित है। जब आपके दिमाग का एमिगडाला अलार्म बजाता है, चाहे वह इसलिए हो कि आपने कोई बाघ देखा हो या वह रिश्तेदार जिसने आपसे पैसे उधार लिए हैं और वापस नहीं किए हैं, आपका हाइपोथैलेमस तुरंत कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन, ये फाइट या फ्लाइट हार्मोन, को आपके खून में छोड़ने का आदेश देता है। ये पूरी तरह से एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये रसायन सिर्फ 90 सेकंड में सर्कुलेट होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं और आखिरकार शरीर से पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि गहरी दुश्मनी के लिए भी गुस्से का शारीरिक चरम सिर्फ 90 सेकंड तक रहता है। तो सवाल ये है कि जब आपके शरीर ने 1.5 मिनट के बाद डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो जब आप अपनी सास की 2 साल पहले कही गई किसी अप्रिय बात के बारे में सोचते हैं, तो आपको अभी भी दिल की धड़कन तेज क्यों महसूस होती है और आपके हाथ पैर ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? जब आप अकेले नहा रहे होते हैं, तब भी आप उस सीन को अपने दिमाग में क्यों दोहराते हैं और जवाब देने के लिए 100 चालाक लाइनें क्यों सोचते हैं? यहाँ तक कि आपके बॉस के आपको गंदी नज़र से देखने के 5 साल बाद भी, अगर वह रासायनिक प्रतिक्रिया पहले ही खत्म हो चुकी है, तो अब इस गुस्से को कौन हवा दे रहा है? जवाब क्रूर है। वह आप हैं। आपको लगता है कि 90 सेकंड काफी नहीं थे, कि अगर आप बस भावना को ऐसे ही जाने देंगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए आप एक अनोखी इंसानी, महान और बेवकूफ़ी भरी काबिलियत का इस्तेमाल करते हैं। सोच विचार। हम यादों के टुकड़ों से बने एक विशाल, मायावी थिएटर में रहते हैं। इंसान कितने दिलचस्प जीव हैं। हम खुद को हर चीज का मालिक मानते हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम टूटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह जीते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखें, या इससे भी बेहतर, आज रात जब देर हो और शांति हो, तो खुद को देखें। जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, भले ही आपका शरीर थका हुआ हो, आपका दिमाग ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देता है। आप दिन की छोटी मोटी घटनाओं को दोबारा चलाते हैं। यहाँ तक कि कोई इतनी छोटी बात भी जैसे सबवे में किसी ने बिना माफी मांगे आपके पैर पर पैर रख दिया हो, और उसे अपने दिमाग की बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आप इसे सिर्फ दोबारा नहीं चलाते, आप इसे बेहतर बनाते हैं। आप दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर ड्रामेटिक लाइटिंग डालते हैं और अन्याय की अपनी भावनाओं को एक दुखद साउंड ट्रैक देते हैं। आप हुई बातचीत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, खुद को ज्यादा मासूम और दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बुरा दिखाएंगे। हर बार जब आप इसे अपने दिमाग में दोबारा चलाते हैं, तो आपका दिमाग याददाश्त और असलियत के बीच फर्क नहीं कर पाता। इसलिए वह ईमानदारी से फिर से कोर्टिसोल रिलीज करता है।
असली 90 सेकंड बहुत पहले ही बीत चुके हैं, लेकिन आपने इस सेल्फ हिप्नोटिक रिप्ले के जरिए उन 90 सेकंड को 90 मिनट, 90 दिन या यहाँ तक कि 90 साल तक आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा दिया है। इसे क्या कहते हैं? मेडिकल में इसे क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं, साइकोलॉजी में इसे रूमिनेशन कहते हैं। लेकिन मेरी राय में यह एक्टिव सेल्फ इंडल्जेंस का एक रूप है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक लत है, आपको दुख की लत है। आपको लगता है कि आप उस व्यक्ति से नफरत करते हैं, लेकिन असल में आप पीड़ित होने की ड्रामेटिक भावना का आनंद ले रहे हैं। ये भावना आपको नैतिक रूप से बेहतर महसूस कराती है, इस उदासीन ब्रह्मांड में आपको एक साफ पहचान देती है, एक अच्छे इंसान की जिसे गलत समझा गया है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए आपको लगातार खुद में ये जहर डालना होगा, भले ही इससे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, नींद न आना और बाल झड़ने जैसी समस्याएं हों। आप कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। क्लासिक ज़ेन कोआन पर विचार करें। एक बूढ़ा भिक्षु और एक युवा भिक्षु पहाड़ के रास्ते पर चल रहे थे, तभी उन्हें एक नदी मिली। एक खूबसूरत जवान औरत नदी पार करने से डर रही थी। बिना कुछ कहे बूढ़ा भिक्षु उसे गोद में उठाकर नदी पार कराता है, उसे नीचे उतारता है और अपने रास्ते चला जाता है। युवा भिक्षु उसके पीछे पीछे चलता है, गुस्से से भरा हुआ। उसके दिमाग में किसी सोप ओपेरा से भी ज्यादा ड्रामेटिक विचार चल रहे थे। वह सोचता है, क्या गुरु ने नहीं कहा था कि मर्द और औरतें एक दूसरे को नहीं छू सकते? फिर क्या गुरु ने अपने वचन तोड़ दिए? फिर क्या मुझे गुरु की शिकायत करनी चाहिए? दर्जनों मील चलने के बाद जब शाम होने लगती है, तो युवा भिक्षु आखिरकार फट पड़ता है। बूढ़े भिक्षु से सवाल करता है, भिक्षुओं को औरतों के पास नहीं रहना चाहिए। आपने उस औरत को कैसे उठाया? बूढ़ा भिक्षु शांति से अपने पसीने से लथपथ, हांफते हुए और मूर्ख शिष्य को देखता है और कहता है, मैंने उस औरत को तब नीचे उतार दिया था जब हमने नदी पार की थी। तुम उसे अभी भी क्यों ढो रहे हो? हम सबने ये कहानी 100 बार सुनी है और हंसे हैं, ये सोचते हुए कि हम इसे समझ गए हैं, लेकिन आपने इसे नहीं समझा है। अगर आप समझते तो आप अभी भी उस औरत को, उस गुस्से के बोझ को, उस अनसुलझी शिकायत को, उस पल को जब आपको माफी नहीं मिली, दशकों बाद भी नहीं ढो रहे होते, जबकि दूसरा व्यक्ति यह भूल चुका होता कि उसने आपको कैसे ठेस पहुंचाई थी। क्या युवा भिक्षु थका हुआ था? हाँ, लेकिन उस थकान का कारण कौन था? वह खुद था। उन दर्जनों मील के दौरान उसकी पीठ पर कोई असली औरत नहीं थी। यह उसके दिमाग का प्रोजेक्टर था जिसे वह बंद नहीं कर पा रहा था। बूढ़ा भिक्षु वर्तमान क्षण में जी रहा था, उन 90 सेकंड की घटनाओं पर प्रतिक्रिया दे रहा था। युवा भिक्षु एक आम आधुनिक इंसान है, जो उस अंतहीन दूसरे तीर के साथ जी रहा है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा, अगर किसी व्यक्ति को तीर लगता है और उसे दर्द होता है, तो वह पहला तीर है। फिर तीर लगने के कारण उन्हें दुख, गुस्सा और डर महसूस होता है। वे रोते हैं और चिल्लाते हैं, आसमान से पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? इसे दूसरा तीर कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि कौन सा तीर ज्यादा दर्द देता है? बेशक दूसरा वाला। पहला तीर शारीरिक दर्द है, उन 90 सेकंड की अपरिहार्य शारीरिक प्रतिक्रिया, परिस्थितियों का परिणाम, किसी के शब्दों या कार्यों का आपकी इंद्रियों पर प्रभाव। ये टाला नहीं जा सकता, इसे ही किस्मत कहते हैं। लेकिन दूसरा तीर आप खुद हैं, उस फिजिकल दर्द के ऊपर। आप उसे खुद उठाते हैं और अपने ही दिल में घोंप लेते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि पहला तीर आमतौर पर सिर्फ एक बार लगता है,
जबकि इस दूसरे तीर को बार बार निकाला जाता है और फिर से घोंपा जाता है। ये साइकिल सैकड़ों बार दोहराई जाती है। हम हमेशा कहते हैं कि किस्मत हमारे साथ खेल खेलती है, लेकिन असल में भगवान काफी बिजी हैं और उनके पास खास तौर पर आपके साथ खिलवाड़ करने का समय नहीं है। ज्यादातर समय आप खुद ही अपने साथ खिलवाड़ करते हैं। आप एक बार की चोट को जिंदगी भर का जख्म बना लेते हैं। ये किस तरह की सोच है? यह एक ऐसी सोच है जो न सिर्फ खुद के लिए क्रूर है, बल्कि बहुत ज्यादा घमंडी भी है। क्या आपको लगता है कि आपका दुख खास है? क्या आपको लगता है कि आपके अनुभव पहले कभी नहीं हुए? आप गलत हैं। आपका गुस्सा, जलन और नफरत सिर्फ इंसानी विकास के लाखों सालों से बचे हुए दयनीय सर्वाइवल मैकेनिज्म हैं। आपके दिमाग ने इस खतरनाक पुराने जंगल में आपको जिंदा रखने के लिए एक नेगेटिव बायस विकसित किया है। ये हमेशा आपको बुरी चीजों को याद रखने को प्राथमिकता देता है और अच्छी चीजों को नजरअंदाज करता है, क्योंकि यह याद न रखने से कि खाने के लिए फल कहाँ हैं। सिर्फ एक बार का खाना छूट जाएगा, लेकिन ये याद न रखने से कि बाघ कहाँ हैं, आपकी जान जा सकती है। इसलिए दर्द को याद रखना एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि हम न सिर्फ दर्द को दोबारा जीना पसंद करते हैं, बल्कि हम इस दोहराव को गहरे प्यार या सिद्धांतों के रूप में सुंदर भी बनाते हैं। कुछ लोग कहेंगे, मैं एक सीधा सादा इंसान हूँ, मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता, या मैं धोखे को कभी माफ नहीं कर सकता। सुनिए, ये कितना मजबूत और सिद्धांतवादी लगता है, लेकिन अगर आप इस खूबसूरत रैपिंग पेपर को हटा दें, तो अंदर क्या है? यह एक नाजुक, कमजोर खुद है। ये खुद बहुत कमजोर है। इसे दूसरों की गलतियों से चिपके रहकर अपनी सही होने की बात साबित करनी पड़ती है। इसे पिछले जख्मों से कसकर चिपके रहकर अपनी खुद की गलती की पुष्टि करनी पड़ती है। अगर एक दिन मैं आपसे कहूं कि आप अपनी सारी नफरत छोड़ दें, अपने मन से उन सभी विचारों को निकाल दें कि दूसरों ने आपके साथ क्या गलत किया है, तो आपको अचानक एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन हैं। अगर आप अपने पूर्व पति से नफरत नहीं करते, अगर आप अपने माता पिता से नाराज नहीं होते, अगर आप अपने बॉस को कोसते नहीं, तो आपके दिमाग में लगातार चलने वाली आवाज अचानक बंद हो जाएगी और वह बहुत बड़ा खालीपन आपको डरा देगा। अक्सर ऐसा नहीं होता कि हम दर्द को छोड़ नहीं पाते, बल्कि हम उसे छोड़ने से डरते हैं। हम खालीपन को अपनाने के बजाय दर्द से चिपके रहना पसंद करते हैं। यही इंसान की फितरत की बेवकूफ़ी है। हम खुशी के लिए चिल्लाते हैं, जबकि दर्द की लाइफ राफ्ट से कसकर चिपके रहते हैं, उसे छोड़ने से मना करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि पानी बहुत ठंडा है। तो हम क्या करें? क्या हमें बेवकूफ़ की तरह होना चाहिए? जब कोई हमें थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दें, या हमें एक बिना भावनाओं वाले रोबोट की तरह होना चाहिए, जो कुछ भी होता है उससे बेपरवाह? बिल्कुल नहीं। ये दबाना है, जो खुद को तकलीफ देने का एक और तरीका है। सच्ची आज़ादी खुद को गुस्सा न करने के लिए मजबूर करना नहीं है, बल्कि इस नाटक के सार को समझना है। आप ये कोशिश कर सकते हैं। अगली बार जब ऐसा पल आए जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा दे, या जब वह कमीना रिश्तेदार डिनर टेबल पर वही पुरानी बकवास करे, तो गुस्सा करने की जल्दी न करें और न ही उसे दबाने की जल्दी करें। बस अपने मन में एक एक्सपेरिमेंट करें। स्टॉपवॉच शुरू करें। खुद से कहें, ठीक है, शारीरिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। 90 सेकंड का काउंटडाउन। भले ही आप बाहर से मुस्कुरा रहे हों, या भले ही आप टेबल पर हाथ पटक रहे हों, अपने मन में चल रही प्रक्रिया पर एक नज़र रखें। आपको महसूस होगा कि आपकी दिल की धड़कन तेज हो रही है,
खून सिर में चढ़ रहा है, हथेलियों में पसीना आ रहा है, गला सूख रहा है। बस इन प्रतिक्रियाओं को ऐसे देखें जैसे खिड़की के बाहर तूफान देख रहे हों। आप पाएंगे कि जब तक आप आग में घी डालना बंद नहीं करते, यानी अंदर की कैलकुलेशन बंद कर देते हैं, जज करना बंद कर देते हैं, ये सोचना बंद कर देते हैं कि वे आपको नीचा देखते हैं, यह एनर्जी सच में ज्वार की तरह कम हो जाएगी। यह ऊपर उठती है, फिर कम हो जाती है। और इस प्रक्रिया में सबसे मुश्किल हिस्सा गुस्सा सहना नहीं है, बल्कि आग में घी न डालने का अकेलापन सहना है। आपका दिमाग आपको उसे बेइज्जत करने के लिए कुछ सोचने, पिछले साल की बुरी घटनाओं को याद करने, उसे राक्षस समझने के लिए जबरदस्ती उकसाएगा। इस समय आपको अपने दिमाग को ऐसे देखना है जैसे आप किसी बिगड़े हुए बच्चे को देखते हैं जो गुस्सा कर रहा है और खिलौना मांग रहा है। इस बीच आपको एक ऐसी आज़ादी मिलेगी जिसका अनुभव आपने पहले कभी नहीं किया होगा। यह आज़ादी इसलिए नहीं है कि आपने किसी को माफ़ कर दिया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपको अचानक एहसास होता है कि आपको वह ऑटोमेटिक रिएक्शन मशीन बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको एहसास होता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच सच में एक गैप होता है, और वह गैप ही आपका असली ठिकाना है। बेशक मुझे पता है कि यह मुश्किल है। यह ऐसा है जैसे दशकों तक भारी सिगरेट पीने वाले को अचानक सिगरेट छोड़ने के लिए कहा जाए। आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि अपने हाथों का क्या करें। हमें रिएक्शन करने, नए ड्रामा बनाने की दशकों पुरानी लत है। कभी कभी आपको लगता है कि अगर आप पलटकर जवाब नहीं देंगे, अगर आप स्थिति साफ नहीं करेंगे, तो आसमान गिर जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक और सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आपकी जीत आपके खून की नसों की लचीलेपन के नुकसान के लायक है? आपने उस इंसान को अपने मन में 1000 बार मार दिया है, लेकिन असल में वे पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, यहाँ तक कि मज़े कर रहे होते हैं। जबकि आप कोर्टिसोल पॉइजनिंग से परेशान रहते हैं और रात को सो नहीं पाते। इस हिसाब से असल में कौन जीतता है? झुआंगजी के पास एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण था जिसे खाली नाव का सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप नदी में नाव चला रहे हैं और कोई दूसरी नाव आपसे टकरा जाती है, तो आपको गुस्सा आएगा और आप उस व्यक्ति पर चिल्लाएंगे, लेकिन फिर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे कि नाव खाली है, उसमें कोई नहीं है। उस पल आपका गुस्सा तुरंत गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुस्सा करने के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन अगर नाव में कोई होता तो आप उस पर चिल्लाते, उसे अंधा कहते। आप देखिए, जो चीज़ आपको गुस्सा दिलाती है वह टक्कर नहीं है, बल्कि नाव में किसी के होने का विचार है। अगर आप ये समझ लें कि इस दुनिया में हर कोई जो आपको दुख पहुंचाता है वह असल में उस खाली नाव जैसा है, एक खोखला खोल जो अपने कर्मों, अपने जीन्स, अपनी परवरिश और अपनी बेकाबू भावनाओं से चलता है, तो क्या आप अब भी इतने गुस्से में रहेंगे? जो व्यक्ति आपसे कड़वी बातें करता है वह भी एक पीड़ित है, अपनी भावनाओं का गुलाम है। आप एक गुलाम से क्यों बहस करेंगे? दूसरों को खाली नाव समझें और खुद को भी एक खाली नाव समझें। खुद को ज्यादा गंभीरता से न लें, अपने घमंड, अपनी इज्जत, खुद की उस भ्रम वाली भावना को कुछ पवित्र और अटूट न समझें। जब आप खुद को एक खाली बर्तन के रूप में देखते हैं, तो गुस्सा आपके अंदर से ऐसे गुजर जाता है जैसे हवा घाटी से गुजरती है। शायद कोई आवाज हो, लेकिन वह कोई निशान नहीं छोड़ती। ये बात बहुत गहरी लगती है ना? जैसे कोई बुद्धिमान संत कहेगा। लेकिन असल में ये सबसे बड़ा व्यवहारिक तरीका है। अनिश्चितता, शोर और टकराव से भरे इस दौर में
अपने एनर्जी फील्ड की रक्षा करना और इन जहरीली भावनाओं को अपने अंदर पनपने से रोकना खुद पर दया करने का सबसे बड़ा काम है। आप ऑर्गेनिक खाने पर इतना पैसा खर्च करते हैं और जिम में इतना समय बिताते हैं सिर्फ इसलिए कि बाद में खुद बनाया हुआ भावनात्मक जहर का एक बड़ा कटोरा पी लें। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? तो उन 90 सेकंड से मूर्ख बनना बंद करें। ये बस शरीर की एक छोटी सी खराबी है। सिस्टम की एक ऑटोमेटिक सफाई प्रक्रिया है। वह इंसान न बने जो कचरा उठाकर फिर से खा लेता है। अगली बार जब आप उस गुस्सा दिलाने वाली पिछली घटना के बारे में सोचें तो मुस्कुराने की कोशिश करें। भले ही वह व्यंग्यात्मक मुस्कान हो, खुद पर मुस्कुराएं जो उस सीन में धागों से बंधी कठपुतली की तरह गुस्सा कर रहा है। उस एक मुस्कान में बुरा चक्र टूट जाता है। आपको जानबूझकर किसी को माफ करने की जरूरत नहीं है, नहीं खुद को संत बनने के लिए मजबूर करने की जरूरत है। बस एक ऑब्जर्वर बने, आग को जलते हुए देखें, उसे बुझते हुए देखें, राख को गिरते हुए देखें और फिर मुड़कर अपने लिए एक गिलास पानी डालें। अपने काम पर लग जाएं। जिस इंसान ने आपको दुख पहुंचाया, जिस घटना ने आपको दर्द दिया, वह उन 90 सेकंड के बाद असल में खत्म हो चुकी है। अगर आप अभी भी उस लाश को अपनी पीठ पर ढो रहे हैं, तो यह आपकी मर्जी है, किस्मत का इंतजाम नहीं। अब जब यह वीडियो लगभग खत्म होने वाला है, तो आपके दिमाग के केमिकल्स ज़्यादातर मेटाबोलाइज हो चुके होंगे और इस चैनल में लगातार बड़बड़ाने वाली आवाज़ गायब होने वाली है। क्या बचा है? एक खाली जगह। ये खाली जगह थोड़ी अजीब, थोड़ी बोरिंग या थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। इसे भरने की जल्दी न करें। इस खाली जगह को थोड़ी देर रहने दें, क्योंकि यहीं आप सच में जिंदा हैं।